हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2020 और 22 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं इस चैनल पे जीएस के दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके एग्जाम में आपको अधिक से अधिक सहायता मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, अभी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब ये डेंगू विरोधी अभियान उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने शुरू करने की घोषणा की है, तो चलिए हम उत्तराखंड के बारे में पहले देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी भी बोली जाती है। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। नंदा देवी, जो कि 7816 मीटर लंबी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, गंगा जमुना हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है। फूलों की घाटी वन्यजीव अभयारण्य भी उत्तराखंड में ही है, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विभाजन से पहले कुल 7 नेशनल पार्क थे, जिसमें से 6 नेशनल पार्क विभाजन के बाद उत्तराखंड में चले गए, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क बचा है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जनपद में है। दोस्तों, डेंगू जो है वो आपकी प्लेटलेट्स को कम करता है, जिससे आपके शरीर में कमजोरी आती है। और डेंगू की सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू के जो मच्छर होते हैं ये साफ पानी में भी पैदा होते हैं। तो अब जबकि ये बरसात का मौसम है, तो इस समय इनके बढ़ने का, इनके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आसपास जहाँ पे भी पानी लगा हो, आप उस पानी को वहाँ से हटा दीजिए, या उस पानी में आप केरोसिन ऑयल या पेट्रोल कुछ ऐसी चीज़ें डाल दीजिए जिससे जो इसके अंडे हैं, उसके लार्वा हैं, वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, अभी भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। अब दिल्ली में किया गया था, हम दिल्ली के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ई चार्जिंग प्लाजा के बारे में बता दूं, तो ये ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, NDMC के साथ मिलकर एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड अर्थात ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने सेंट्रल दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा बनाया है। इसमें 5 अलग अलग फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर लगाए गए हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव विकास संसाधन मंत्री हैं, इन्होंने ही अभी इस मनोदर्पण पहल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसके बारे में बता दूं तो ये जो मनोदर्पण पहल है, ये छात्रों को मनोवैज्ञानिक तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। क्योंकि ये जो कोरोना टाइम है, इसमें आपको पता है कि एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे हैं, तो लोगों का जो छात्र हैं उनकी जो पढ़ने की इच्छा है वो लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि परीक्षा की भी कोई डेट ऐसी नहीं आई है कि आगे लगे कि हाँ हम परीक्षा है तो उसके लिए तैयारी करें। डेट आ भी रही है तो आगे बढ़ जा रही है,
चेंज होती रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने अभी मनोदर्पण पहल का उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने T-90 टैंक के लिए माइन प्लो की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो दोस्तों अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है। अच्छा दोस्तों, हमें पता है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो है राजनाथ सिंह। अब सबसे पहले हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी मई 1964 को बेंगलुरु कर्नाटक में। ये खनन निर्माण एवं सैन्य तथा रेल तथा मेट्रो निर्माण का उद्योग है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रमुख है इसके VRS नटराजन और ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दोस्तों बात करें इस T-90 टैंक की, तो अभी केंद्रीय कैबिनेट ने 464 T-90 टैंकों के खरीद की मंजूरी दी है और दोस्तों इसमें 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही साथ भारत अगर इस T-90 टैंक को खरीदने में सफल होता है तो उसका मेक इन इंडिया के तहत निर्माण भारत में किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है इस टैंक की दोस्तों कि ये रात के समय भी दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होता है और इसे फिर उसके बाद खरीद के बाद गुजरात के अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारत की मिलिट्री में इजाफा होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ कोरोना वायरस के दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? दोस्तों आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसने अभी एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ कोरोना वायरस के दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चलिए हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। ये इंग्लैंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1096 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसके ध्येय वाक्य की बात करें तो है द लॉर्ड इज माई लाइट। इसके वाइस चांसलर हैं लुईस रिचर्डसन और ये पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत सरकार ने नौसेना के लिए समुद्री निगरानी रखने के लिए कौन से विमान की खरीद की मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी भारतीय नौसेना ने P-8I विमान के खरीद को मंजूरी दी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम P-8I के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत अमेरिका से 10 P-8I समुद्री टोही विमान खरीदने की योजना बना रहा है। दोस्तों इससे क्या होगा, समुद्री क्षेत्र में भारत की क्षमता भी बढ़ेगी और चीन की जो नापाक हरकतें हैं उस पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों चीन के साथ साथ इन विमान के द्वारा हम पाकिस्तान की भी हरकतों की निगरानी रख सकते हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो भारतीय नौसेना की 12 बोइंग 8 विमान समुद्री गश्त की निगरानी करता है। दोस्तों अगर भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता सफल हो जाता है तो इसके निर्माण का 30% हिस्सा जो उस पर कार्य है वो भारतीय कंपनियां करेंगी। और इसकी अगर हम कुल कीमत की बात करें तो इसकी कुल कीमत लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है US डॉलर। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी को। इंडियन नेवी में कुल सैनिकों की संख्या है 67,228 और इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। युद्ध में मतलब युद्ध करते समय जो इनका आदर्श वाक्य होता है वो होता है जय भारती। और नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। दोस्तों नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं के लिए सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी असम गवर्नमेंट ने जो प्लाज्मा डोनर हैं उनको सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है।
दोस्तों जैसा कि दिल्ली सरकार ने भी अभी दावा किया है कि प्लाज्मा की मदद से कोविड-19 का इलाज आसानी से हो जा रहा है, तो अभी उसी को ध्यान में रखते हुए असम गवर्नमेंट ने भी लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है और उन्हें नौकरी में वरीयता देने की बात कही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं असम की। दोस्तों असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। दोस्तों असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है और यह संख्या किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। दोस्तों फिलहाल में असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसका ज़्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों में कमी आने के आसार हैं। दोस्तों लगभग 20%। फिक्की के अनुसार भारत में नौकरियों में लगभग 20% की कमी आ जाएगी, क्योंकि पता है कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था वैसे भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो फिक्की ने एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला है कि जो नौकरियां हैं उसमें 20% की कमी आ सकती है। अब फिक्की के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और महासचिव हैं दिलीप चिनॉय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और इन्होंने अभी मिजोरम में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो हम मिजोरम के बारे में पहले से देख लेते हैं। दोस्तों इसकी कैपिटल है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के 87% लोग निवास करते हैं। दोस्तों यह 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था तथा सबसे पहले यह असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों मिजोरम की साक्षरता दर भारत में दूसरे नंबर पे है जो कि 91.03% है। अगर भारत के सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात करें तो वो है केरल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान मित्र योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। दोस्तों अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने राज्य के किसानों के लिए किसान मित्र योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। तो हम सबसे पहले इस किसान मित्र योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो सरकारी अधिकारी हैं या प्रगतिशील किसान हैं एवं वॉलंटियर्स वो दूसरे छोटे किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ कृषि संबंधित नई तकनीक अपनाने में भी सहयोग करेंगे। दोस्तों 100 किसानों पर 100 छोटे किसानों पर एक किसान मित्र होगा। इस तरह से वहां पर 17 लाख किसान हैं तो लगभग 17,000 किसान मित्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत वे किसान आएंगे जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम जमीन है। दोस्तों इस योजना के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट मोदी सरकार के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन पर कार्य करेगी। दोस्तों इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना से जुड़ने के बाद किसानों को सभी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
अब बात करते हैं मैं हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5, लोकसभा में कुल सीटें हैं 10। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। इसके अलावा दोस्तों भारत की सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में है और 1966 से में भारत के 17वें राज्य के रूप में इसे पहचान मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो चलिए हम हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 68, राज्यसभा में कुल सीटों की बात करें हैं 3, लोकसभा में कुल सीटें हैं 4 और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्यों का सर्वप्रथम आगमन हुआ था, जिसमें ऋग्वेद की रचना नहीं हुई थी। मतलब ऋग्वेद की रचना के पहले ही हिमाचल प्रदेश में आर्यों का आगमन हो गया था, जिसकी वजह से इसे देवभूमि भी कहते हैं। दोस्तों 1950 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, परंतु हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आईसीसी ने अपने किस टूर्नामेंट को कोविड-19 की वजह से रद्द करने का फैसला किया है। दोस्तों अभी आईसीसी ने T20 विश्व कप 2020 को कोविड-19 की वजह से रद्द करने का फैसला किया है। दोस्तों ये जो फैसला किया गया है ये 2021 तक किया गया है, मतलब कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2021 तक नहीं होगा। अब इसे रद्द करने का फैसला किया है आईसीसी ने। तो चलिए आईसीसी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके मोटो की बात करें तो है ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट। चेयरमैन है, अंतरिम चेयरमैन आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले यहाँ चेयरमैन थे शशांक मनोहर, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी और हेडक्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात में। कुल सदस्य देश हैं इसके 105। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी बीसीसीआई ने कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2020 को किस देश में कराने का फैसला किया है। तो दोस्तों अभी बीसीसीआई ने कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2020 को यूनाइटेड अरब अमीरात में कराने का फैसला किया है। दोस्तों पहले इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जबकि T20 वर्ल्ड कप रद्द हो गया तो अब इसे यूनाइटेड अरब अमीरात में कराया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो 2014 में भी जब इंडिया में जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय भी भारत में इसका आयोजन नहीं किया गया था, तो उस टाइम भी इसका आयोजन यूएई में ही किया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1928 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली, सचिव हैं अमिताभ चौधरी और पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री तथा महिला टीम के कोच हैं तुषार अरोठे। अब हम बात करते हैं यूएई की, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात की। दोस्तों कैपिटल है यूएई की आबू धाबी। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राजभाषा है अरबी और इसे स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड किंगडम से 2 दिसंबर 1971 को। और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से जरूर याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में हो रहा है। तो दोस्तों 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है।
तो चलिए सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। अगर कुल सैनिकों की बात करें भारतीय वायुसेना में तो 1,39,576 हैं। कुल विमान हैं 1720 और हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य की बात करें तो नभः अस्पृशम दीप्तम, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार भदौरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों, अभी दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की है। तो चलिए हम इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली वासी जिनका राशन कार्ड बना हुआ है तथा वे किसी भी सरकारी राशन की दुकान से राशन लेते हैं तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अब राशन की होम डिलीवरी की जाएगी तथा राशन कार्ड पर दिए गए पते पर राशन पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, इस योजना में एफसीआई गोदाम से गेहूं को चक्की पर ले जाकर पहले पिसवाया जाएगा, फिर उसे आटे के साथ साथ चीनी और चावल के पैकेट भी लोगों के घर तक पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों, होम डिलीवरी के सबसे बड़े फायदे की बात करें तो अगर राशन की दुकान से आप राशन लेने जाते हैं तो आपको गेहूं मिलता है, जबकि होम डिलीवरी में पिसा हुआ आटा मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल तो अभी इसे हरी झंडी दी गई है, लेकिन इसे क्रियान्वित होने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री का कथन है। दोस्तों, इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 1 नेशन 1 राशन कार्ड का नियम भी लागू किया जाएगा, जिससे दूसरे राज्य के भी जो लोग हैं उनका राशन कार्ड दिल्ली में मान्य होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।